नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम की एक कविता बात सीधी थी पर। इसके कवि है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी की कविता हम एक पहले भी पढ़ चुके थे कविता के बहाने, और ये इनकी दूसरी कविता है। जीवन परिचय हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी हम और जान लेते हैं। 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। इन दिनों ये काव्य संग्रह इनके आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आगारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार एक सामान्य रचना है। प्रमुख पुरस्कार इनको मिले हैं साहित्य अकादमी, कुमार आशान, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। कविता का सार और केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य, इसको हम जानेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से, और इसे विशेष तौर से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कविता का प्रतिपाद्य क्या है, या फिर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप इन ये 5-6 लाइनों को अपने मन में रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य क्या है, सुनेंगे ध्यान से। ये इनकी दूसरी कविता एक बात सीधी थी पर नाम से ये कविता लिखी गई है, और ये इनका एक काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, उससे ली गई है। इसके अंदर मुख्य जो बात आती है वो है कथ्य और माध्यम। अब देखेंगे कथ्य और माध्यम, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे। कथ्य कहते हैं बात को, माध्यम होता है उस बात को कहने का जरिया क्या है। यानी कथ्य होगी बात और माध्यम होता है हमेशा भाषा। किसी भी बात को हम भाषा के माध्यम से कहते हैं। तो कथ्य और माध्यम के द्वंद्व यानी इनके बीच जो एक विरोधाभास है, हमेशा विरोधाभास रहता है कि कोई भी बात है वो सही भाषा से कही जाए तभी ठीक होती है, और भाषा अगर अच्छी नहीं है तो वह बात समझ में नहीं आती है। यानी इन्होंने यही बात यहाँ समझाई है कि कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को कहते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है कि भाषा हमेशा सहज होनी चाहिए। कोई भी बोलने वाला है उसकी भाषा अगर सहज होगी तो सुनने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। आपने देखा होगा कोई भी पेंच बना होता है, कोई कील होती है, ठीक है, पेंच वाली कील होती है, वो एक निश्चित खांचे में ही जाती है। अगर बड़ा खांचा है तो उसमें नहीं जा पाएगी, और छोटा है तो उसमें भी नहीं जा पाएगी। यानी हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, वैसे ही हर बात के लिए एक निश्चित शब्द और भाषा होती है, और उन्हीं का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उसको जान पाएंगे। उन सब के लिए एक विशेष अर्थ लिए भी वो भाषा और शब्द होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या आंतरिक मेहनत की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, और सहूलियत के साथ ऐसा सब कुछ हो जाता है। ये उन्होंने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब हम कविता का करते हैं कविता पाठ, कविता का वाचन करते हैं। इस कविता को एक साथ हम पढ़ते हैं पूरा, और उसके बाद हम इसका अर्थ, शब्दार्थ, मूल भाव क्या है इसका वो समझेंगे। बात सीधी थी पर, ये कविता है कुंवर नारायण की। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक,
ठोक दिया उसको, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव न ताकत। फिर बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बच्चों, ये थी कविता। तो इसका हमने अभी वाचन किया और इसके बाद हम देखते हैं इस कविता का अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ और मुख्य बात इसके अंदर क्या कही गई है, इन बंदों के माध्यम से हम जानेंगे। तो एक बंद हमने इसका लिया है, बात सीधी थी पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। एक शब्द आता है टेढ़ी फंसना, ये देखिए टेढ़ी फंसना। तो टेढ़ी फंसना का मतलब होता है समझ में न आना, ठीक है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा कि बात या तो बने, बात का बनना, ठीक है। बात का बनने का मतलब है बात का समझ में आना, या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इसे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा का मतलब होता है कठिन। अब हम अर्थ करते हैं इसका, यानी बात सीधी थी पर, कोई भी बात सीधी सादी होती है। जब हम किसी को कहते हैं, मान लीजिए आप किसी को कोई बात बताते हैं या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सही भाषा का, सही शब्दों का प्रयोग करूँगा जो आपके समझ, मुझे पता है आपको कौन से शब्द समझ में आ रहे हैं, उसके अनुसार मैं शब्दों का प्रयोग करूँगा, आपके स्तर के अनुसार शब्दों का प्रयोग करूँगा, आपकी कक्षा के अनुसार शब्दों का प्रयोग करूँगा, तो आपको बात समझ में आएगी। और मैं अगर उच्च स्तर के शब्दों का प्रयोग करूँ, उच्च कक्षाओं के जो स्तर के शब्द हैं, स्नातकोत्तर कक्षाओं के जो स्तर के शब्द हैं, उनका प्रयोग करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि बात सीधी सादी होती है, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। हुआ क्या, कवि कह रहा है कि अक्सर ऐसा हर किसी के साथ हो जाता है कि सीधी सादी बात को हम भाषा के चक्कर में फंसा देते हैं, और वो भी टेढ़ी। अगर हम कठिन भाषा ले लेते हैं तो बात टेढ़ी फंस जाती है। उसे पाने की फिर हम कोशिश करते हैं कि देखिए भाषा मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर तो दिया, अब वो उसको पाएँ, वापस कैसे लें, उसको समझाएं कैसे इनको। तो उसे पाने की कोशिश में फिर हम भाषा को उलटते हैं, पलटते हैं, अर्थात हम फिर और दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो हो सकता है और भी कठिन ले लें हम। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी तरह तरह के शब्द। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया का मतलब तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि बात या तो बन जाए। बात बनने का मतलब है बात सामने वाले के समझ में आ जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, अर्थात मैंने जिस भाषा में उसको ढाल कर इसको समझाने की कोशिश की सामने वाले को, उससे बाहर आ जाए, मैं दूसरी तरीके के शब्दों का प्रयोग करूं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो जाती है। यानी हम इस तरीके को अपनाने के लिए कि सामने वाले को समझाऊं कैसे, इस तरीके को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कठिन और शब्द का प्रयोग कर जाते हैं कि वह बात और ज़्यादा पेचीदा हो जाती है और ज़्यादा उलझ जाती है। तो यहाँ दो खास बात हमें इस अर्थ के अंदर मालूम हुई। एक तो यहाँ हुई है कि बात और भाषा का द्वंद्व है, यानी कथ्य और माध्यम का द्वंद्व है। कथ्य कहते हैं बात को और माध्यम कहते हैं भाषा को। कथ्य और माध्यम का द्वंद्व है। इसकी अगली बात जो है, वक्ता जो होता है, वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, वक्ता व श्रोता। श्रोता होता है सुनने वाला, क्योंकि बात कोई भी होती है उसमें वक्ता और श्रोता की भूमिका होती है। बोलने वाला बात कहता है और सुनने वाला सुनता है। तो वक्ता और श्रोता, बोलने वाले और सुनने वाले के मध्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कोई भी भाषा है उसी के माध्यम से ही हम वक्ता और श्रोता का आपसी संबंध स्थापित होता है। अगले बंद के अंदर क्या कहा गया है, कवि ने क्या कहा है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। देखिए, बोलने वाला व्यक्ति हमेशा धैर्य नहीं रखता है। अगर वह धैर्य रखे तो सामने वाले को समझा सकता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि बात सामने वाले को समझ में आई, क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई, ये समझ नहीं रहे वो, पेज को खोलने की बजाय बेतरह कसता चला गया। पेज को खोलने की बजाय बेतरह कसता चला गया। पेज कहते हैं ऐसी कील जिस पर चूड़ियाँ बनी हुई होती है, ठीक है ना। ये जो पेज शब्द आया है, ऐसी एक कील और जिस पर चूड़ियाँ बनी हुई होती है उसको पेज बोलते हैं। अगर उसको हम सही तरीके से, ठीक है, कसेंगे स्क्रू ड्राइवर से,
ठीक है, तब तो वह धीरे धीरे दीवार में चली जाएगी। अगर हमने उसको बुरी तरह कसना शुरू कर दिया या फिर उसको हथौड़ी से ठोकना शुरू कर दिया तो क्या वह अच्छी तरीके से अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। वैसे ही कोई भी बात अगर हमने बेतरह के शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले को समझाने की कोशिश की तो वह नहीं समझ में आएगी। बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर, कर्तव्य कहते हैं करामात को, इस कर्तव्य से मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी। तमाशबीन होते हैं जो तमाशा दिखाते हैं, तमाशबीन वो होते हैं जो तमाशा देखते हैं, ठीक है। तमाशा दिखाने वाले जो तमाशा देखते हैं उसको तमाशबीन कहते हैं। और अक्सर तमाशबीन क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, शाबाशी देते हैं। उससे जो तमाशा दिखाता है उसका हौसला बढ़ता है, तो वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा दिखा रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि बात कहने वाले कि अगर कोई तारीफ भी कर दे थोड़ी सी तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। ये कह रहा है कि मैं कठिन से कठिन शब्दों का, भारी भारी शब्दों का प्रयोग कर रहा था और इससे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी अब लोग शायद तारीफ कर रहे होंगे मन ही मन की, इसको कितना ज्ञान है। मुझे शाबाशी और वाह वाह सुनाई दे रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। और हर बोलने वाले को डर होता है। किस बात का डर होता है? इसी बात का डर होता है, हर वक्ता को डर होता है कि मेरी बात सुनने वाले को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, कैसे समझाऊंगा मैं उसको। ये डर होता है मेरे साथ जब तक उस सामने वाले को समझ में नहीं आ जाती। तो आखिरकार वही हुआ जो इसका डर था कि समझ में आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती की फिर उसने। और अक्सर जब ऐसा लगता है हमें कि सामने वाले के समझ में नहीं आती है तो बोलने वाला उन्हीं शब्दों को थोप देता है कि भाई समझ लो ऐसा ही है, ठीक है। और ऐसा करके वो यानी जोर ज़बरदस्ती कर दी। और जोर ज़बरदस्ती जैसे ही की जाती है तो बात की चूड़ी मर जाती है। बात की चूड़ी मरना, ये मुहावरे आए हैं कुछ, ठीक है ना। बात की चूड़ी मरना, बात की पेच खोलना। बात की चूड़ी मरना का मतलब है बात में कसावट का न होना। और जब ज़बरदस्ती हम थोप देते हैं तो बात की चूड़ी मर जाती है, बात में कसावट नहीं होती और वह भाषा में बेकार घूमने लगती है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द भी थे और कुछ इसमें मुहावरे हैं। जैसे मुहावरा है एक, बात की पेच खोलना, बात को स्पष्ट करना। और एक आया बात की चूड़ी मरना, यानी बात में कसावट का न होना। तो ये यहाँ पर कुछ मुहावरे आए हैं। अब इसके अंदर मुख्य जो बात आई थी इस इतने बंद के अंदर, वो है भाषा के सहज प्रयोग पर बल दिया गया है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि अगर कोई बोलने वाला है तो वो सहज भाषा का, अच्छी सरल भाषा का प्रयोग करेगा तो इस सामने वाले को समझा सकता है। उसे सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला बंद जो है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक, जब ठोकी हुई कोई चीज़ होगी, जैसे कील को हम ठोक देते हैं दीवार में, ऊपर से ठीक ठाक दिखते हैं लेकिन जैसे खींचते हैं तुरंत बाहर आ जाती है। पेच वाली कील अगर हमने थोड़ी सी ठोक दी, ऊपर से तो ठीक ठाक, वैसे ही उस कील की तरह जो थोड़ी सी ठोकी गई है पेच वाली कील, ऊपर से तो ठीक ठाक, वैसे ही हमने बात ठोक दी। सामने वाले के नहीं समझ में आई, हमें लगता है हमने ठीक ठाक ठोक दी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत से बरतना, सहूलियत का मतलब होता है सहजता से, बरतना का मतलब होता है व्यवहार में लाना, ठीक है। और बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, शरारती बच्चे की तरह खेलना मतलब बात का पकड़ में नहीं आना। जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता है वैसे बात पकड़ में नहीं आती है। कील की तरह ठोक देना, ठीक है ना। तो कील की तरह ठोक देना, कील की तरह ठोक देने का मतलब होता है बात का असरहीन हो जाना, प्रभावहीन हो जाना। ये कह रहा मैंने फिर कील की तरह ठोक दिया, समझावा मान लिया मैंने, क्योंकि उसमें नहीं तो मुझे खुद को पता कि सामने वाले के समझ में तो आई नहीं है, कोई कसाव है नहीं बात में। फिर बात ने ही मुझसे प्रश्न कर दिया एक शरारती बच्चे की तरह। अर्थात जब बोलने वाला को लगता है किसी व्यक्ति को कि मैंने सामने वाले को समझा ढंग से नहीं पाया हूँ, तो वो खुद ही सोचता है कि मैं क्यों नहीं समझा पाया। तो और फिर बोलने वाला एक तरह से पसीना पसीना हो जाता है। मुझे पसीना पोंछते देख करके, यानी असमंजस में देख करके उसी बात ने मुझसे पूछ लिया, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा?
भाषा को सहूलियत से बरतना, इसका मतलब होता है सही शब्दों का, सही वाक्यों का, सही भाषा का सही व्यक्ति के सामने प्रयोग करना। स्तर अनुसार भाषा, यानी भाषा का स्तर कैसा है हमारा, उस स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग करना। तो यानी बात को कहने में आडंबरपूर्ण शब्दावली की जगह हम दिखावे के शब्दों का प्रयोग नहीं करें, उसकी जगह साधारण शब्द, सही शब्द और सही वाक्यों का प्रयोग और सही भाषा का प्रयोग करें, तो सामने वाले के समझ में कोई बात आ सकती है। तो ये हमने इस कविता का अर्थ, शब्दार्थ और इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। और अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो इस अध्ययन करते समय हमने ध्यान में आए हैं हमारे, उनको हम एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमारी उस कविता की पुनरावृत्ति हो जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या आए हैं इस कविता के अंतर्गत, और इससे हमारे काफ़ी कुछ प्रश्न भी हल हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है कि कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा गया है, यानी बताया गया है कि बात और भाषा का जो द्वंद्व है, एक जो अंतर विरोध है, एक विरोधाभास है, उसको यहाँ बताया गया। और भाषा की सहजता की बात कही गई है कि भाषा सहज होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया वो है, हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं। कोई भी बात होती है उसके लिए खास शब्द होते हैं, और उनका प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं और उनको सही नहीं लाते हैं हम, तो वह बात अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। एक और बात कही है कि जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा बना होता है, उसी तरह हर बात के लिए निश्चित शब्द बने होते हैं। एक और बात कही है कि बात को सीधे सादे तरीके से न कह करके अगर घुमा फिरा कर कहेंगे तो भाषा में क्या आ जाएगी, जटिलता जरूर आ जाएगी, यानी भाषा कठिन हो जाएगी, फिर दुरूह हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगी किसी की। एक और बात कही गई, अगर बात उलझ जाती है तो फिर सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। घुमा फिराकर कही गई बात प्रभावहीन हो जाती है, यानी कि अगर हम घुमा फिराकर बात को कहते हैं तो बात का कोई असर नहीं होता है फिर। अगली बात कही है एक और कि यदि किसी व्यक्ति की कोई बात समझ न आए तो वो क्या करेगा, वो खुद भी झल्लाहट में और फिर जोर ज़बरदस्ती पर उतर आता है और अपनी बेवकूफ़ी से बात को बढ़ाता रहता है। यानी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, बात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु थे। और अगले वीडियो में, ये वीडियो हमने अर्थ के लिए था, अगले वीडियो के अंदर जब हम पढ़ेंगे इस कविता का अगला वीडियो जो होगा, उसमें भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। और भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर बड़े ध्यान से देखेंगे। जिस इसको आपने ध्यान से देखा है उसी तरीके से अगले वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।